स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो बहुत दिनों से अवेटेड था। कैपिटल स्ट्रक्चर की एक अप्रोच जो कि आपके आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार पूछी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे उस अप्रोच के बारे में और अप्रोच का नाम है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप सब लोगों को मालूम ही है क्या होता है कि किस सोर्स से हम कितने प्रोपोर्शन में कैपिटल कलेक्ट करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कि किस प्रोपोर्शन में, किस रेशो में, किस किस सोर्स से हमारी कैपिटल इकट्ठी होगी। अब हम आगे बात करें मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलती है। मैंने अभी तक जो आपको कवर कराया हुआ है वो 3 अप्रोचेस के बारे में कराया है, NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको पता है नेट NOI अप्रोच जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, वो क्या बोलती थी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होते हैं वो ना तो फर्म की वैल्यू को इम्पेक्ट करते हैं, ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर हम प्रोपोर्शन चेंज कर दें अलग अलग सोर्सेस का, डेब्ट या इक्विटी का, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ना तो फॉर्म की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज आएगा। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच भी सेम बोलती है। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच 1958, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे, 1958 में ऑरिजिन हुआ था इस अप्रोच का। 1950 में, ठीक है। तो इस अप्रोच ने भी सेम पॉइंट रखा कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, ना तो वो फॉर्म की वैल्यू को इम्पेक्ट कर रहे हैं और ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। लेकिन जो रीज़न था ना कांस्टेंट रहने का, वो अलग था नेट ऑपरेटिंग इनकम से। एजम्पशन क्या है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच की, एक बार सुन लीजिए। जो टैक्स रेट है वो क्या है, नील रहेगा यहाँ पर। दूसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नील रहेगी। नेक्स्ट, सेम इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इन्वेस्टर्स एंड कॉरपोरेट्स, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब तक एक जैसी पहुंचेगी, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो चाहे वो कॉरपोरेट वाले हों। फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी ज़ीरो रहेगी, नील रहेगी। कोई भी रेट, CDT रेट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रेट, वो क्या रहेगा, नील रहेगा। अब ध्यान से सुनना, रीज़न जो है फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कांस्टेंट रहने का, वो NOI से अलग है। जो मैं बोलती जाऊंगी वो आप नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो ना तो फर्म की वैल्यू को इम्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। वो मानकर चलते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इक्वल होती है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। पहले लीवर्ड फॉर्म समझो कि लीवर्ड फॉर्म क्या होती है। ऐसी फॉर्म जहां डिबेंचर्स का मैक्सिमम यूज़ होता है उसे हम बोलेंगे लीवर्ड फॉर्म। लीवर्ड हमारे पास कहाँ से आया वर्ड, लीवरेज से आया, जहाँ ज़्यादा डिबेंचर्स यूज़ होंगे। तो ये क्या मान रही है, लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, अनलीवर्ड फॉर्म के। और रीज़न क्या बताया, रीज़न लिखिए, आर्बिट्रेशन प्रोसेस। मैंने क्या बोला, रीज़न इसके पीछे आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि फॉर्म क्या करती है या फिर कैपिटल मार्केट में क्या होता है। ऐसी 2 तरह के हमारे पास वो होते हैं, सोर्सेज होते हैं। एक जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और एक जिनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अब जैसे वैल्यू ज़्यादा होती है, अभी हमने बात करा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म के। वो कैसे इक्वल होगी कि मार्केट में ऐसी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसी जो भी हमारे हम बोल सकते हैं सोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, उसे हम क्या करना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे। बेचना शुरू करने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाती है ना। जो भी सोर्सेज हो गए, इक्विटी हो गया, मान लो इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा है, इक्विटी को बेचना शुरू कर दिया, सप्लाई बढ़ी मार्केट में। सप्लाई का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, प्राइस पर। सप्लाई बढ़ने से प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अनलीवर्ड फॉर्म के। इसी तरीके से हम ऐसी सोर्सेज की बात करें या फिर
ऐसे उसकी बात करें अपना, जैसे डिबेंचर्स मान लो उनकी वैल्यू कम है, तो फॉर्म क्या करेगी, डिबेंचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट में क्या होता है, डिबेंचर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाने लगते हैं। खरीदे जाने का मतलब क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। और डिमांड का इम्पेक्ट हम किस पर देखेंगे, प्राइस पर। डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट हो गया कि जो हमारी कम थी उसे हमने किसके इक्वल लाकर खड़ा कर दिया, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू ज़्यादा है इक्विटी के, मतलब डिबेंचर को हमने किसके इक्वल कर दिया, किसके, इक्विटी के। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म किसके इक्वल हो गई, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। यही एग्जाम्पल, यही इसी फॉर्म में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने एग्ज़ाम में लिख कर आना है। क्या रीज़न क्या बताएंगे, आर्बिट्रेशन प्रोसेस। आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या बोलती है, लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फॉर्म के इक्वल होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है उन्हें मार्केट में बेचना शुरू कर दिया जाता है, जिससे मार्केट में उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस कम हो जाते हैं और उनकी वैल्यू ऐसे रिसोर्सेज के इक्वल, ऐसे सोर्सेज के इक्वल हो जाती है जिनकी वैल्यू कम होती है। सिमिलरली ऐसे सोर्सेस, ऐसे मतलब हम सोर्सेज डिबेंचर जैसे कि बात करें, जिनकी वैल्यू कम थी उन्हें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और ख़रीदना शुरू होने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड का प्राइस पे इम्पेक्ट क्या होता है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी वैल्यू हमारे दूसरे जो भी हमारी लीवर्ड अनलीवर्ड फॉर्म थी जैसे इक्विटी है उसके इक्वल हो जाती है। तो डेट्स इट अबाउट मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको लिख पाएंगे। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।